हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की क्लास, जो हम रन कर रहे हैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से। लेकिन स्पेशली हम ये क्लास कर रहे हैं अपने जीआईसी एग्ज़ाम, जो कि प्रवक्ता का एग्ज़ाम हमारा 3 मई को है, इसके लिए। साथ ही साथ हम कर रहे हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम लगा है आपका, और पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम भी आपका मई जून में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी स्पेशली चल रही है हमारी। बाकी आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, तो वो भी आपके लिए है। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की, डाइट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की, एनटीए यूजीसी नेट की, जेआरएफ की, सेट की, तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्लास है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये हिस्ट्री की ही क्लास है आपकी। तो हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पढ़ेंगे। लेवल हमारा पीजीटी ही रहेगा, यानी प्रवक्ता वाला लेवल ही रहेगा। तो इसलिए इस लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से हैं, तो ये क्लास आपके लिए अति उपयोगी है। तो आप इस क्लास को कर सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ, तो जो लोग नए थे उनको तो पता चल गया, थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ नए लोगों को, कि ये जो क्लास है वो मैंने स्टार्ट करी थी इस तरह से कि जिस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक मैं पहले करा रही हूँ, और जिससे क्वेश्चन सबसे कम आए हैं वो आपके बाद में होंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम शुरू करेंगे, सबसे अधिक क्वेश्चन वाला लास्ट, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपके सबसे कम क्वेश्चन वाला टॉपिक होगा। तो मिसलेनियस होगा, आपको समझ आ गया होगा। कुछ टॉपिक हमारे मॉडर्न से चलेंगे, कुछ टॉपिक आपके मिडिवल से चलेंगे, कुछ आपके एशियन से चलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको अब तक 5 टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, और ये आपका 6ठा टॉपिक है। तो आज हम विविध वाला टॉपिक करेंगे। तो आप कहोगे क्या प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ा दिया? तो बिल्कुल नहीं, पूरा पढ़ाया नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चंस इसमें आए हैं विविध वाले टॉपिक से हमारे, यानी विविध में जो पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन, तो वो मैंने सोचा आपको करा दे, क्योंकि मैं इसी तरह से करा रही हूँ कि जिसमें ज़्यादा है वो पहले। तो मैं आपको बता दूँ, हमने पहला टॉपिक किया था राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि मॉडर्न से था, और उसमें आपके 500 प्लस क्वेश्चन थे जो हमने कवर करे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने किया था मध्यकालीन साहित्य का, जो कि मिडवल से था। उसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन थे, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा कम, पहले से थोड़ा कम, तो वो भी हमने कवर किए। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक कवर कर लिया है अपना मुगल वंश का, जिसमें भी आपके 500 प्लस क्वेश्चन थे, लेकिन सेकेंड से थोड़े से कम, तो वो भी कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद चौथा टॉपिक हमने किया था दिल्ली सल्तनत, जिसमें 400 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है। पांचवा टॉपिक हमने कल जो खत्म किया है वो है मौर्य और मौर्योत्तर काल, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं विविध का, जिसमें भी हमारे 300 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन 5 से कम, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से आया है आपका। तो मैं आज 6ठे नंबर पर हम प्राचीन इतिहास विविध पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे मिसलेनियस होंगे, लेकिन बाकी और जो टॉपिक एशियन के हैं, ऐसा नहीं कि वो छूटने वाले, कुछ छूटेगा नहीं, बस ऊपर नीचे आप पढ़ेंगे। कुछ पहले मॉडर्न पढ़ो, या फिर हो सकता है एशियन बीच में आ जाए, हो सकता है मिडवल आ जाए, इस तरह से। तो मैंने आपको बता दिया है, मैं नंबर्स, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स के हिसाब से आपको टॉपिक करा रही हूँ। जिस टॉपिक में अधिक क्वेश्चन है वो पहले, जिसमें कम है वो बाद में, ठीक है। तो चलिए, बातें हो गई। तो आज हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना विविध प्राचीन इतिहास। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं। तो आप थंबनेल पर देख पा रहे हो कि 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन हम आज केवल 100 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स कराए हैं। हर क्लास में हम 100 क्वेश्चन करते हैं, और अगली क्लास में फिर हम 100 क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह से हमारी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 300 प्लस क्वेश्चन है, तो ये आपकी 4 क्लासेस में कवर होगा। तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ। 100 क्वेश्चन डेली होंगे, और जो चौथी क्लास होगी उसमें थोड़े 100 से कम होंगे, क्योंकि 300 प्लस है, लेकिन 400 तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट, मटेरियल, क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, वो सारी की सारी आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ग्रंथ और लेखक से, ठीक है।
तो हमें ग्रंथ और लेखक का सुमेल कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है शास्त्र दीपक। तो शास्त्र दीपक ग्रंथ जो है वो लिखी गई है पार्थ सारणी के द्वारा। किसके द्वारा? पार्थ सारथी के द्वारा, सॉरी सारणी बोला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पार्वती परिणय। पार्वती परिणय लिखा है वामन भट्ट ने। ठीक है, प्रद्युम्नाभ्युदय लिखा हुआ है आपका रवि वर्मन ने। और प्रताप रुद्र कल्याण जो लिखी गई है वो लिखी गई है विद्यानाथ के द्वारा। ठीक है, तो ये सुमेल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द पद और अर्थ से। ठीक है, तो चहकान शब्द पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कुआं खोदने वाला, चाहकान। ठीक है, साकिया शब्द का अर्थ होता है रहट। क्या होता है? रहट। ठीक है, अहंगार शब्द का अर्थ होता है लुहार। ठीक है, शुर्खी कोप शब्द का अर्थ होता है ईंट कूटने वाला। कौन? ईंट कूटने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप में क्या है? नीचे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप में तो पहला दिया हुआ है आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई थी। बिल्कुल की गई थी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि फिर भी भारतीय राजनीतिक शासन तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो पाया। गलत। एक बौद्ध यात्री के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पल्लवों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये गलत है, तो ऑप्शन आपका ए और सी होगा राइट। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप यानी कि रामायण में यवद्वीप का उल्लेख है जहां सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजसिक नामक भारतीयों ने 78 ईस्वी में जावा संवत की शुरुआत करी। जावा द्वीप में प्रथम शताब्दी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई थी। फायान एक बौद्ध यात्री था और यहाँ की यात्रा करते हुए बताया उसने कि 5वीं शताब्दी तक यहाँ केवल ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। यहाँ के शासकों के नाम वर्मन से समाप्त होते थे। किससे समाप्त होते थे? वर्मन से। 5वीं सदी से जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जावा और आसपास के द्वीपों में इस धर्म का प्रचार हुआ। जावा और आसपास के द्वीपों में इस धर्म को उन्नत अवस्था में ले जाने का श्रेय गुणवर्मा को ही है। पश्चिमी जावा से प्राप्त 6वीं शताब्दी के 4 संस्कृत लेखों में पूर्णवर्मा नामक शासक का उल्लेख है। तरुम उनकी राजधानी थी और उसके पूर्वज राजाधिराज ने चंद्रभागा नहर तथा स्वयं पूर्णवर्मा ने गोमती नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है में भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए कालानुक्रम में हम इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले नागार्जुनी। क्या आएगा? नागार्जुनी। फिर उसके बाद आएगा भाजा, उसके बाद आ जाएगा कार्ले और फिर आएगा एलिफेंटा। अब किस तरह से आएगा? तो जो नागार्जुनी है वो 232 ईसा पूर्व गया बिहार में थी। भाजा जो है वो 1ली शताब्दी लोनावाला महाराष्ट्र में है आपकी। कार्ले जो है वो 100 ईसा पूर्व में लोनावाला महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा जो है वो प्रायः 600 से 900 ईस्वी पूर्व मुंबई में है। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो दिया हुआ है नागार्जुनी जो है वो 232 ईसा पूर्व गया बिहार में है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के ये निवास स्थल है। मौर्य शासक दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपी गुहा का निर्माण करवाया था और इस गुफा की भीतरी दीवारों पर मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भाजा। भाजा जो है वो 1ली शताब्दी में लोनावाला महाराष्ट्र में है। ये हीनयान संप्रदाय के द्वारा निर्मित बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह है। इसे दक्कन में पुराने बौद्ध रॉकटक मठों के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं कार्ले की। तो कार्ले 100 ईस्वी में लोनावाला महाराष्ट्र में है। इसका प्राचीन नाम है वालूरा का। ये सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है एलिफेंटा जो कि आपको 600 से 900 मुंबई में मिलता है। वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर बनाई गई गुफा है और इसका वास्तविक नाम आपको धारापुरी था तथा पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा था। यहाँ पर त्रिमूर्ति यानी कि शिव तांडव की खंडित मूर्ति, नटराज आदि मूर्तियां पाई गई हैं। इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी पशुओं और फसलों की उत्पाती हाथियों से रक्षा करना। दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
पल्लव साम्राज्य में नायकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी वीरकर अभिलेखों नायकों के स्मारक से प्राप्त होती है। इन अभिलेखों की लिपि जो है वट्टेलुथु और वट्टेलुतु है। इसमें प्रमुख रूप से पशुधन से संबंधित जानकारी, बाघ, शेर जैसे खतरनाक जानवरों से साम्राज्य की रक्षा की जानकारी प्राप्त होती है। नायकों और लिटोरे से रक्षा करने वाले पालतू कुत्तों की मृत्यु पर उनके स्मारक बनवाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। हाथियों से रक्षा करने के विषय में इन अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है वो आपका पट्टदकल से संबंधित है। तिनथाल जो है वो आपका एलोरा से संबंधित है। और केशव टेम्पल, केशव मंदिर जो है वो आपका सोमनाथपुर से संबंधित है। और नागेश्वर स्वामी आपका कुंभकोणम से संबंधित है। ठीक है, कुंभकोणम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आपका अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता है। ये भी बात सही है। 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है। तो रकाब एक फ्रेम या अंगुली नुमा लोहे की आकृति वाली है जिस पर घुड़सवार अपने पैर को स्थिरता प्रदान करने के लिए रखता है, जिससे घुड़सवार को युद्ध करने के दौरान या तेजी से घुड़सवारी करने में घुड़सवार के शरीर को संतुलन बनाने में मदद मिलती है। ये पट्टेदार काठी से जुड़ा होता है। चीन से प्रारंभ रकाब धीरे धीरे यूरोप और पूरे एशिया में दृष्टिगोचर होने लगता है। 6ठी शताब्दी के अंत या 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक अरब सेनाओं में रकाब का उपयोग शुरू हो जाता है और यही रकाब अरबी शब्द का रूपांतरण धीरे धीरे फारसी में लोहे के रकाब के रूप में होने लगा। अजंता की भित्ति चित्रों में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब के चित्र का अंकन नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले यास्क, फिर है आपका पतंजलि, सतनार, फिर उसके बाद है संध्याकर नंदी। ठीक, तो यास्क की है रचना आपकी निरुक्त, पतंजलि की है महाभाष्य, शीतलस्तार की यानी सतनार की है मणिमेखले और संध्याकर नंदी की है रामचरितम। नेक्स्ट है, चाबी कहाँ है? ऊपर होगी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीन साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है और ये उससे भी काफ़ी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रवाहमान रही, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भी दिखाई नहीं देती। साहित्य के एक विशाल भंडार में धर्म और दर्शन, नीति शास्त्र, कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टि शास्त्र, ब्राह्मण विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र और आनुषांगिक विज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र समाहित है। इसमें विशुद्ध धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्यिक परंपरा के ग्रंथ जैसे कि महाकाव्य, गीति काव्य, काव्य, नाटक, गद्य चरित्र ग्रंथ और लोक कथाएं सम्मिलित है। ये साहित्य अपने स्वरूप की दृष्टि से जितना भारी भरकम थी उतनी ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध थी। यद्यपि ये भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक सहायक नहीं है, किंतु ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र, पश्चिम एशिया, चीन और यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यताओं के अध्ययन हेतु ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में किसका कथानक रामायण से लिया गया? तो ये लिया गया है अभिषेक से। प्राचीन काल से हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीन भारतीय नाटकों का लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। नाटककार भास के द्वारा लिखित नाटक अभिषेक का कथानक
रामायण से लिया गया है। अभिषेक 6 अंक का नाटक है जिसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड की समाप्ति तक की कथा अर्थात बाली वध से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। अभिमारक बालचरित और पंचरात्र भी भाष के महत्वपूर्ण नाटक हैं जिसमें अभिमारक में राजा कुंती भोज की पुत्री कुरुंगी का राजकुमार अभिमारक नायक से प्रणय और विवाह का वर्णन है। बालचरित्र नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है और पंचरात्र जो है वो नाटक महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकार लिखा था जिसका नाम था हंस संदेश। वेदांत देशिक को दक्षिण भारत की श्री वैष्णव परंपरा से एक महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में जाना जाता है जिसने विशिष्टाद्वैत के दार्शनिक सिद्धांत को प्रख्यापित किया। वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य यानी कि गीति काव्य का एक प्रकार हंस संदेश लिखा और ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया एक संस्कृत प्रेम कविता है। इसमें रामायण महाकाव्य के नायक राम अपनी पत्नी सीता को हंस के माध्यम से एक संदेश भेजते हैं जिसे रावण ने अपहरण कर लिया। मेघदूत, पवनदूत और शीलदूत तीनों दूत काव्य हैं जो कि क्रमशः कालिदास यानी मेघदूत कालिदास का है, पवनदूत धोई का है और शीलदूत जो है वो चरित्र सुंदर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हड़ के द्वारा रचित है? तो बिल्हड़ के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ इसमें कौन कौन से हैं? तो ये है विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ के द्वारा रचित है और दूसरा है कर्ण सुंदरी, ये दोनों रचित हैं। तो बिल्हड़ मूलतः कश्मीर के निवासी थे और ये सर्वप्रथम कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के दरबार में कुछ वर्ष रहे, अंत में कल्याणी चले गए। बिल्हड़ जो है वो विक्रमादित्य श्रेष्ठ जो कि 1076 से लेकर 1126 तक रहा उसके राजकवि थे। ठीक है, विक्रमादित्य श्रेष्ठ ने इन्हें विद्यापति की उपाधि दी थी और इसके यानी कि बिल्हड़ जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ विक्रमांक देव चरित्र, कर्ण सुंदरी, शांति शतक, चौर पंचाशिका आदि लिखा है। इनमें से विक्रमादेव चरित्र 11वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई इस पुस्तक में बिल्हड़ ने कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य श्रेष्ठ के जीवन चरित्र का वर्णन किया। भुवनाभ्युदय गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न शंकु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो ये गुफा मंदिर है आपके धुमेरलेड़ और रावण की खाई, दो ही हैं। तो एलोरा को राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है और ये स्थल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण मंदिर और 4 जैन गुहा मंदिरों का निर्माण कराया गया। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। एलोरा में रावण की खाई और धुमेरलेड़ गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। रावण की खाई गुफा मंदिर में नृत्य करते हुए शिव और कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण की दृश्य सुंदर है। एलोरा की कुछ गुफाएं जैन मत से संबंधित है जिसमें इंद्र सभा और जगन्नाथ गुफा उल्लेखनीय है। निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वो कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी? तो ये मांगी थी चंद्रापीड़ ने। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना करी। दुर्लभवर्धन का पुत्र और उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ जिसने प्रतापादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। प्रतापादित्य के 3 पुत्र हुए, चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़, जिन्हें क्रमशः व्रजादित्य, उदयादित्य और ललितादित्य यानी कि चंद्रापीड़ को कहा जाता था व्रजादित्य, तारापीड़ को कहा गया उदयादित्य और मुक्तापीड़ को कहा गया ललितादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, दुर्लभक ने 50 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद चंद्रापीड़ शासक बना जो एक पवित्र और नेक शासक था। राजतरंगिणी में वर्णित है कि चंद्रापीड़ स्वयं चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी। तत्पश्चात तारापीड़ राजा बना जिसे कल्हड़ ने क्रूर और निर्दयी राज बताता है। कश्मीर के शासकों ललितादित्य मुक्तापीड़ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ और ये एक साम्राज्यवादी शासक था। नेक्स्ट है कथन 1, जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी जिसे मृत्युक वृत्ति के कहा जाता था। तो ये कथन राइट है कि रॉन्ग? तो ये कथन है आपका राइट। ठीक है, कथन 2 कहता है कि चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्यु प्रवृत्ति के अनुदान का विवरण है, ये भी आपका सही है। ठीक,
तो 18वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर चंदेल वंश ने शासन किया, जो भारत का प्रसिद्ध राजपूत वंश था। चंदेल मूल रूप से गुज्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे और इस वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक नाम का व्यक्ति था। चंदेल वंश अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसके प्रमुख उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। त्रैलोक्य वर्मन, जो कि 1203 से 1247 तक के अजयगढ़ शिलालेख से पता चलता है कि युद्ध भूमि में उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं के आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान किया जाता था, जिसे मृत्युक वृत्ति कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक और धर्मशास्त्र देखेंगे हम। ठीक है, तो भट्ट लक्ष्मीधर जो है वो आपके कृत्य कल्पतरु के लेखक हैं। देवण भट्ट ने लिखी है स्मृति चंद्रिका, हेमाद्री ने लिखी है आपकी चतुर्वर्ग चिंतामणि, श्रीधर ने आपकी लिखी है स्मृति सार। ठीक है, नेक्स्ट है राजपूत राजाओं के द्वारा जारी और उनके सचिवों के द्वारा अभिलिखित आदेशों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था राजश्रावितम। ठीक है, तो राजपूत राजाओं के द्वारा जारी और उनके सचिवों के द्वारा अभिलिखित आदेशों को राजश्रावितम कहा जाता था। राजा के द्वारा किए गए मौखिक आदेशों को सुनने वाले और बाद में उन्हें सही ढंग से कागज पर लिखने वाले संबंधित अधिकारी के पास समुचित कार्रवाई के लिए भेजते थे। वे रहस्याधिकृत या वाइल केटपार कहलाते थे। झगड़ों के निपटारे के लिए ग्राम कचहरी और जातीय और वर्गीय पंचायतों के अतिरिक्त न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से न्यायालयों का संबंध था, जो अधिकरण अथवा धर्मासन कहलाता था। राजा के द्वारा अपने राज्य के शासन प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए जारी लिखित आदेशों को राजपत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों के नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलो व्यवस्थित करते हैं भैया। तो यहाँ पे होगा पहले नीचे से ना, नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका पाभाग नंबर 1 पे, उसके बाद आपका आएगा बरंड 2 नंबर पे, फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपका बेकी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आ जाएगा खपुरी। ठीक है, इस तरह से। तो उड़ीसा के मंदिर जो है वो शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये मंदिर आप 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो भुवनेश्वर नगर में हुआ, जिनमें प्रमुख मंदिर लिंग राज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में हुआ। और इस अर्घ यानी कि सूर्य के विमान का निर्माण वास्तुकला विद और तक्षण शिल्पी की सम्मिलित प्रतिभा का परिमाप है। लिंगराज मंदिर जो है वो पूर्ण विकसित नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है और इसके मुख्य भाग है गर्भगृह, जिसे कि देवल कहते हैं, और उसमें जुड़ा दूसरे भाग को जगमोहन कहते हैं। उड़ीसा के मंदिरों के भागों का नीचे से ऊपर में है आपका पाभाग, फिर आपका बरंड, फिर बेकी, फिर खुपरी। कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो ये है आपका सुगंधा, फिर उसके बाद आ जाएगा द्विधा, सूर्यमती, रड्डा। सुगंधा जो है उत्पल वंश में गोपाल वर्मन ने 902 में शासक बना। इसकी माता सुगंधा उसकी संरक्षिका बनी। गोपाल वर्मन की हत्या के बाद सुगंधा स्वतंत्र शासिका के रूप में 914 ईस्वी तक शासन किया। दिद्दा कश्मीर में यशकर का पुत्र क्षेपगुप्त 950 से 58 का विवाह लोहार वंश की दिद्दा से हुआ। रानी दिद्दा अपने अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में 958 ईस्वी में 972 ईस्वी तक शासन किया। सूर्यमती जो है वो लोहार वंश के शासक अनंत की पत्नी सूर्यमती थी और उसने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव से आकार उनके मंदिरों का निर्माण कराया और दानकार किया। रड्डा जो है वो कारकोट वंश का प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 60 था। कल्लड़ ने इन्हें अरबों पर विजय का श्रेय देता और उसे कर्णाटक देश की राजधानी रड्डा यानी कि रट्टा को हराया था। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराक राजा थे। तो अपराक राजा किसके थे? शिलाहार राजवंश के। ठीक, स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रणयन हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति गुप्तकाल तक की रचनाएं श्लोकों में लिखी गई हैं और इसकी भाषा लौकिक संस्कृत है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराक है। अपराक शिलाहार कोकण राजवंश के राजा थे। सेन राजवंश जो है 11वीं 12वीं शताब्दी में बंगाल में हिंदू राजवंश था और उसके संस्थापक सामंत सेन थे। ठीक है,
और प्रमुख शासक बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। काकतीय वंश जो है वो दक्षिण भारतीय राजवंश था जो कि 12वीं-14वीं शताब्दी में शासन किया और इसकी जो राजधानी थी वारंगल थी। काकतीय लोग अपने को चोल कारिकल का वंशज मानते हैं और इस वंश का प्रतापी राजा गणपति हुआ। बाद में उनकी पुत्री रुद्रमा भी राज्य की शासिका बनी। 1323 में मोहम्मद तुगलक ने इसे अपने राज्य में विलय कर लिया। शैलोदोत राजवंश जो है वो 6ठी-8वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर उसने शासन किया और उसके मूल क्षेत्र में कोंगोद मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें वर्तमान उड़ीसा के गंजाम, खोरता और पुरी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनकी राजधानी कोगोंदा थी जिसे आधुनिक वाड़पुर नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र के द्वारा रचित हैं? तो ये रचित हैं आपके कला विलास और ये है समय मात्र का। तो बी और डी आपका इनके द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गुज्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे आपके वत्सराज। ठीक है, वत्सराज जो है वो 775 से लेकर के आपका 800 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक, उसके बाद का शासन करता है नागभट्ट द्वितीय जो कि करता है 800 से लेकर के 833 तक शासन। ठीक है, उसके बाद शासन करता है आपका रामभद्र। ठीक है, 833 से 836 ईस्वी तक। उसके बाद शासन करता है मिहिर भोज प्रथम। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम शासन करते हैं और ये करते हैं 836 से लेकर के 885 तक। उसके बाद शासन करते हैं, तो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम शासन करते हैं और ये करते हैं 885 से लेकर 910 तक। ठीक है, इसके बाद महिपाल शासन करता है 912 से 944 तक। महेंद्रपाल द्वितीय शासन करता है 945 से 948 तक और देवपाल शासन करता है 948 से 949 तक। ठीक है, तो ये गुज्जर प्रतिहार राजाओं का कालक्रम था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है आचार्य एवं उपाध्याया। ठीक है, तो प्राचीन व्याकरणों के अनुसार आचार्य एवं उपाध्याया महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऋषियों एवं महाउपाध्यायों के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य एवं उपाध्याय के साथ साथ महिला आचार्य एवं उपाध्याया का भी चयन किया जाता था। ये शास्त्र विद्या ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या के साथ अन्य सभी ज्ञात विद्याओं में भी पारंगत होते थे और इनके द्वारा 32 विधाओं और 64 कलाओं को केंद्र में रखकर प्रमुख विषयों जैसे कि वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, गणित, चिकित्सा, संगीत, कला, न्याय और युद्ध विद्या आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हमें भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में चालुक्य वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति हैं और इस अभिलेख में भारत युद्ध यानी कि महाभारत युद्ध की घटना 3102 ईसा पूर्व से काल गणना का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोषी तहसील से मधुबन ताम्रपत्र 631 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा गांव के सावर्णी गोत्री भट्ट वात स्वामी तथा विष्णुभद्र गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार यानी कि भूमि अनुदान का उल्लेख है। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, और इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ संपन्न हुआ था। प्रभावती गुप्ता एक महत्वपूर्ण अभिलेख पूना ताम्रपत्र अभिलेख है। हरहा अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ और ये लेख मौखरी नरेश ईशान वर्मा के पुत्र सूर वर्मा के द्वारा खुदवाया गया था। इसके अध्ययन से हमें इस वंश के प्रथम 4 राजाओं के शासनकाल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो ये डॉक्टर स्पूनर ने कराया है। नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 में हैमिल्टन ने की थी। नालंदा महाविहार के अन्वेषण कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने 1862 में शुरू किया और 1870 में ब्रैडली ने वहां की चैत्य संख्या 12 की खुदाई करी और एक लेख प्रकाशित करवाया। नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक सर जॉन मार्शल और स्पूनर डॉक्टर स्पूनर के निर्देशन में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो प्रवर सेन द्वितीय था। तो संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक प्रवर सेन द्वितीय था। इस ग्रंथ में राम की लंका विजय का विवरण है। प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक राजवंश का शासक था और इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विष्णु वृद्धि गोत्र के विंध्य शक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है। राष्ट्रकूट नरेश कला के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ से अभी तक कला के कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त हुए, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी और महामंडलेश्वर में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इनमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपनी गुफा स्थापत्य, मूर्तिकला और मूर्ति शिल्प तथा चित्रकला के लिए विख्यात है। शासकीय संरक्षण में एलोरा में शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या 17 है। यहाँ के प्रमुख गुफा मंदिरों अथवा मंडपों में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी अथवा घूमर लेक, देववाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां कुलपति कौन था? तो शीलभद्र था। ठीक है। ह्वेनसांग 629 से 645 तक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष यहाँ रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सियुकी नाम से संकलित किया। ह्वेनसांग के अन्य नाम युआनच्वांग या स्वानचांग शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार था। ह्वेनसांग ने 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। इसके समय में यहाँ के प्राचार्य शीलभद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है भोज और कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भोज और कार्ले की जो चैत्य गुफाएं हैं वो लोनावाला महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। भोज और कार्ले की चैत्य गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। लोनावाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। एक पर्वतीय स्थल और नगर परिषद है। लोनावाला में कार्ले की गुफाएं अत्यंत पुरातन एवं ऐतिहासिक गुफा है और इसका निर्माण ईसा से 160 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कार्ले की गुफा भारत की विशालतम चैत्य गुफा का समावेश है। कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुटिल लिपि को हम सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जानते हैं। कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ये लिपि आरंभिक मध्यकाल में उत्तरी भारत में प्रचलित थी और ये लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था, तो ये होता था अंतापुर के प्रभारी के लिए। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी शासक के अंतापुर का प्रभारी होता था और ये पदाधिकारी शासक की गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजपूत शासकों में किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया? तो ये दिया था अमोघ वर्ष ने। राजपूत शासक अमोघ वर्ष 814 से लेकर 878 ईस्वी में जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारता पूर्वक संरक्षण प्रदान किया और उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन रहते थे। उन्होंने आदि पुराण की रचना करी। अमोघ वर्ष धार्मिक प्रकृति का एवं विद्या तथा कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। जैन मतावलंबी होने के बाद भी अमोघ वर्ष हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था और वो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला है मिहिर भोज ध्रुव और धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और विहग्रपाल, रामचंद्र अमोघ वर्ष प्रथम और विग्रहपाल, और आपका दिया हुआ है इसमें कौन सा?
और नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, क्यों, अब नीचे देख लेते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और पाल शासक धर्मपाल स्टार्टिंग में है, ठीक है, आप टाइम देख सकते हो। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और देवपाल। तो नागभट्ट द्वितीय जो है वो वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय था और पाल वंश का देवपाल था। फिर उसके बाद रामभद्र जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के हैं, अमोघ वंश जो है वो राष्ट्रकूट वंश के थे और पाल जो थे वो पाल वंश का था विग्रहपाल, ठीक है। तो इस आधार पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? तो ये हुआ था ससानी, ठीक है। ईरान के ससानी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ। ससानी वंश की स्थापना ईरान में 3वीं शताब्दी में हुई थी। प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट्ट की रचना की है, तो ये की है अष्टांग संग्रह। तो 6वीं और सदी के महान आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय है। प्राचीन स्रोतों एवं चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि वाग्भट्ट का जन्म सिंध में हुआ था और वे बौद्ध मतावलंबी थे। महत्वपूर्ण ग्रंथ नैषध चरित्र के रचयिता 12वीं सदी के महान दार्शनिक और श्रृंगार रस के कवि श्री हर्ष ने करी है। वे कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजयचंद्र और जयचंद्र के दरबार में रहते थे। नैषध चरित्र नल दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथ है। काशिका वृत्ति संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है, जिसके लेखक जयादित्य एवं वामन है। नेक्स्ट है महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी, ये की थी J.L. ब्रॉकिंगटन ने। तो 1984 में J.L. ब्रॉकिंगटन ने भाषा शैली विषय वस्तु के सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद रामायण के विकास में कालावधि और संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया। इसी तरह जेम्स एल फिट्जगेरल्ड गेरलॉर्ड ने महाभारत के विषय में ये तर्क प्रस्तुत किया। बौद्ध और जैन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को ब्राह्मण व्यवस्था ने एक चुनौती के रूप में देखा और महाभारत के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है, तो ये है आपका रामचरित। श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ संध्याकार नंदी द्वारा रचित रामचरित है और इस ग्रंथ में संध्या कर नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि यानी कि कलिकाल वाल्मीकि तथा रामपाल को राम कहता है। रामचरित्र में कैवर्तों के नेता भीम को पराजित करने का उल्लेख है और ये ग्रंथ पाल वंश विशेषता परवर्ती शासकों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1148 से 1150 में। तो राजतरंगिणी 1148 से 1150 के बीच महाभारत शैली में कल्हड़ के द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी में कुल 8 सर्ग यानी कि तरंग है और 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी की शुरुआत कल्हड़ ने राजा हर्ष के समय की थी और इस ग्रंथ का अंत राजा जयसिंह के काल में हुआ था। नेक्स्ट है किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो ये दी थी नारद और पराशर ने। नारद और पराशर ने 5 विशेष परिस्थितियों में पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति दी। पति के मरने, पति का पता न लगने, पति का सन्यासी होने, पति का नपुंसक होने और पति के पतित हो जाने की स्थिति में नारद और पराशर ने पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की है। विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति ने विधवाओं को पूरी संपत्ति का स्वामिनी मानते हैं, जबकि मनु, नारद और कात्यायन इसके विरुद्ध थे। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित भागों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका कलश, आमलक, अधिष्ठान, जगती। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के विभिन्न भागों का अवरोही क्रम कलश, आमलक, अधिष्ठान और जगती है। कलश मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां कलश नुमा आकृति स्थापित की जाती थी। कलश के नीचे आमलक होता था जो गोलाकार होता था। जगती एक प्रकार से मंदिर की नींव होती थी और जगती के ऊपर का भाग अधिष्ठान कहलाता था। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, यानी उन्होंने कलश बोला, फिर आमलक बोला, फिर जगती बोला है, फिर अधिष्ठान बोला है। चलो अब कुट्टनीमत के लेखक कौन थे? तो कुट्टनीमत के लेखक थे दामोदर गुप्त। कुट्टनीमत का लेखक दामोदर गुप्त था
और दामोदर गुप्त कश्मीर के कारकाट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक और विनयादित्य जयापिंड के दरबार में रहता था और इस पुस्तक की रचना वैश्याओं को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया गया था। ये काव्य अपनी मधुरिमा, शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर के लिए आलोचना जगत में काफी विख्यात है, परंतु कवि का वास्तविक उद्देश्य सज्जनों को कुट्टनी के हथकंडों से बचाना है। नेक्स्ट है मंदिर और स्थान को मिलान करेंगे। ठीक है, चलो मिला लेते हैं। तो होयसल जो है होयसलेश्वर जो है वो हेलेविड का है, हेलेविड जगह पर है। कुंभल श्याम जो है वो आपका चित्तौड़ में है और श्रीरंगम जो है वो तिरुचिरापल्ली में है और विजय विठल आपका है हम्पी में। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान चीन के किस स्थान से भारत आया था? तो फायान जो है वो वुयंग से आया था, वुयंग से। चीनी यात्री फायान का जन्म चीन के वुयंग नामक शहर में हुआ है और इसका मूल नाम कुड था। भारत यात्रा की शुरुआत उसने चंगन से की। फायान मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया और 14 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद 1414 में जलमार्ग से लंका और जावा होते हुए अपने देश लौट गया। फायान का यात्रा विवरण फोक्योकी नाम से विख्यात है। फायान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत भाषा सीखी थी। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक। तो लेखक और पुस्तक को हम यहाँ पे मिलाएंगे। व्रतमेन, हैग्रीव, दंडिन, काव्याधर, ईश्वर कृष्ण, सांकारिका, भ्रतहरि, श्रृंगार शतक, है ना, इस तरह से। प्राचीन स्थल और स्मारक को मिलान करेंगे। तो अमरावती आपका जाएगा स्तूप और भाजा शैलकृत गुफा, भुवनेश्वर मंदिर और भीमबेटका में आपका जो स्मारक है वो है शैलचित्र कला। ठीक। किस ग्रंथ में क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो ये आपका पाणिनि का गणपाठ में क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपाठ में मिलता है। यवन इतिहासकारों ने संभवतः इन्हीं का उल्लेख ओवरस्कोई के रूप में किया। सिकंदर के समय क्षुद्रक लोग मालव के पूर्व झेलम और चिनाब के संगम के निचले भाग में रहते थे और धीरे धीरे ये लोग राजस्थान की ओर खिसक गए। नोहर सरदार शहर में इनके 2 सिक्के मिले हुए हैं। नेक्स्ट है नोट्स ऑन आर्कियोलॉजी फॉर गाइडेंस इन द फील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके डी कौन है? OGS क्राफोर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे द प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका है JGD क्लार्क की। अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान मार्टिमर व्हीलर की है। नोट्स ऑन आर्कियोलॉजी फॉर गाइडेंस इन द फील्ड है OGS क्राफोर्ड की और अ कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है AL बासम। मुरुजुल जहाब के लेखक कौन है? तो ये है अल मसूदी। अल मसूदी जो है वो बगदाद यात्री थे और इसे इतिहासकार विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहते हैं। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुरुजुल जहाब में प्रतिहार राजा को अलजुंज मिहिर भूज को बौर का और इसमें पान का विस्तृत वर्णन दिया है। कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन था? तो ये था सोमेश्वर देव। गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास हमें मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथों से ज्ञात होता है। ये लेखक चालुक्य शासकों के राज्यसभा में निवास करते थे और इन ग्रंथों में सोमेश्वर देव का कीर्ति कौमुदी, हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, जय सिंह सूरी का कुमार भूपाल चरित आदि का उल्लेख किया जा सकता है, जिनके अध्ययन से हम इस वंश के शासकों की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है आपका मान्यखेत, ऐहोल, दार समुद्र और श्रवणबेल गोला।
तो उत्तर से दक्षिण क्रम मान्यखेत, ऐहोल, द्वार समुद्र, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला को जैन काशी कहा जाता है, जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। द्वार समुद्र में होयसलों ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। मान्यखेत में राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता 8वीं 10वीं शताब्दी तक स्थापित की। ऐहोल से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? तो वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है थ्यूसिडाइडीज ने। वैज्ञानिक इतिहास के जनक के रूप में यूनानी या फिर एथेनियन इतिहासकार थ्यूसिडाइडीज को माना जाता है। वो सैन्य रूप से अपनी सेवा स्पार्टा के खिलाफ अपने शहर राज्य को खड़ा किया। इन्हें युद्ध के दौरान एथेंस की रक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उसको एक हार के बदले निवर्सन में भेज दिया था। इन्होंने एथेंस का सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी बना दिया और ये इतिहासकार एनाकागोरस और सोफोकल्स का समकालीन इतिहासकार था। थ्यूसिडाइडीज का जन्म 460 ईसा पूर्व में 400 ईसा पूर्व में हुआ। 20 वर्ष के निर्वासन के दौरान इसने पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास नामक ग्रंथ 8 भागों में लिखा। ये स्पार्टा और एथेंस के बीच हुए युद्ध का अत्यंत प्रमाणिक और सजीव वर्णन है। इसी ग्रंथ में थ्यूसिडाइडीज की चोटी के इतिहासकारों की कोटि में स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नासिक गुफा शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये गौतमी बलश्री के द्वारा जारी किया गया था। सातवाहन दक्कन में केंद्रित एक शक्तिशाली राजवंश था और सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। गौतमी बलश्री सातकर्णी की माता थी। सातवाहन शासकों ने अपने नाम के आगे अपने माताओं का नाम अंकित किया और ये राजवंश मातृ प्रधान राजवंश था। नासिक गुफा शिलालेख गौतमी बलश्री के द्वारा निर्गत कराया गया था और इस शिलालेख में नहपान के सिक्के और छहरात वंश को सातकर्णी के द्वारा हराना और उसके राज्य का अधिग्रहण और भी अन्य विजयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रेम गाथा को श्रीहर्ष ने अपनी कृति नैषध चरित में व्यक्त किया है? तो ये किया है इसने नल एवं दमयंती को। तो नैषध चरित श्रीहर्ष की रचना है और इसे संस्कृत के 3 महाकाव्यों के बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। 22 सर्गों में निषिद्ध नैषध एक महाकाव्य है जिसमें इसमें भावों का मनोहारी चित्र, भाषा, लालित्य, मनोरम प्रकृति चित्रण, आदर्श पात्र की रचना की गई है। कवि ने नल और दमयंती के अद्भुत सौंदर्य तथा नल के विजय यात्राओं का वर्णन किया और यह एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह यानी कि अनुष्ठान कहाँ मनाया था? ये मनाया था उज्जैन में। तो राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह अनुष्ठान उज्जैन में मनाया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। हिरण्यगर्भदान या महादान का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया और इस दान का आयोजन सिंहासनारोहण के समय क्षत्रियोत्तर स्थिति प्राप्त करने के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा को दिया जाने वाला श्रेष्ठ दान था। नेक्स्ट है, निरालंबम सरस्वती। सरस्वती अब निराक्षय हो गई, ये कवि के द्वारा किसी मृत्यु पर कहा गया है। तो ये भोज परमार के द्वारा कहा गया है। अधारा निराधार निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। अर्थात भोजराज की मृत्यु पर धारा आधारहीन हो गई, सरस्वती आश्रयहीन हो गई और समस्त विद्वान खंडित हो गई। ये महत्वपूर्ण बात है कि भोज की पत्नी अरुंधति भी अपने समय की एक विदुषी महिला थी। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञकर्ता कौन कौन है? तो अश्वमेध यज्ञकर्ता पुष्यमित्र शुंग भी था, समुद्रगुप्त भी था, प्रवरसेन प्रथम भी था और पुलकेशिन प्रथम भी था। तो प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ को प्रमुख यज्ञ माना जाता है और ये यज्ञ चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा संपन्न किया जाता था। राजा जब विजय के बाद स्वयं को सार्वभौम घोषित करना चाहता था तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। इसमें एक घोड़े के मस्तक पर जय प्रभा बांधकर उसे छोड़ दिया जाता था जो पूरे वर्ष भर इच्छानुसार विचरण करता था। इन यज्ञों का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से अश्वमेध का उल्लेख मिलता है जिसमें अन्य शासक प्रवरसेन प्रथम और पुलकेशिन प्रथम भी शामिल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तत्व प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो ये भोज ने की थी। परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा भोज 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये एक विद्वान होने के साथ साथ काव्यशास्त्र और व्याकरण के जानकार थे। भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्होंने इन विषयों पर 84 ग्रंथों की रचना करी। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, भोज चप्पू, तत्व प्रकाश, कृत्य कल्पतरु आदि ग्रंथों की रचना की
की है। मेसोपोटामिया की लिपि जानी जाती है, तो मेसोपोटामिया की लिपि जानी जाती है कुनिफार्म लिपि यानी कि कीलाक्षर लिपि से। मेसोपोटामिया की लिपि को अब तक की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है जो कीलाकार लिपि में पाई गई है। इस लिपि के 900 से अधिक चिन्हों की प्राप्ति की गई। मेसोपोटामिया के विभिन्न क्षेत्रों से कीलाकार लिपि में लिखित कुछ ऐसी मृत पट्टिकाएं मिली जिनमें वहां के व्यापारियों के द्वारा विभिन्न देशों से वस्तुएं आयात करने के संबंध में 3 नाम दिलमुन, माकन और मेलुआ के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संत शुद्ध द्वैतवाद के प्रचारक थे? तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रचारक थे वल्लभाचार्य। वेदांत के शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। इन्होंने वेदांत सूत्रों पर अणुभाष्य नामक एक भाष्य लिखा। वल्लभाचार्य निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानते। इनका मानना है कि ब्रह्म में प्राकृतिक गुण नहीं है। नेक्स्ट है, ज्ञान मीमांसा क्या है? तो ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक अंग है। ईश्वर, आत्मा, मूल तत्व आदि को जानने को ही ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की प्रामाणिकता आदि पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया? तो ये नृत्य में विभाजित किया गया है। भारत का शास्त्रीय नृत्य हिंदू मानस की आध्यात्मिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का सर्वाधिक सौंदर्य मूलक और महत्वपूर्ण प्रतीक है। ग्रह सूत्रों में नृत्य कला के परिष्कार का उद्यम दिखाई देता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में संगीत और नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय मूर्ति कला भारतीय नृत्य से प्रेरित है। भारतीय नृत्य की अलग अलग श्रेणियां हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, जिसमें नाट्य का अर्थ नाटक से है और नृत्य का अर्थ संगीतात्मक रूप में गाए गए शब्दों को भावाभिव्यक्त करने वाला नृत्य, और नृत्य पूरी तरह से शुद्ध नृत्य है जिसमें अंग संचालन ना कोई भाव व्यक्त करता है और ना ही कोई अर्थ। नेक्स्ट है, लगभग 3000 BC में दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दशमिक तलवार बनाने के लिए किया गया था जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है वुड्स इस्पात। 540 ईस्वी की प्रसिद्ध डामास्क तलवार को पूरी संभावना व्यक्त है कि वुड्स इस्पात का प्रयोग करके बनाया गया था। यूनानी शासक सिकंदर को 323 ईसा पूर्व के समय में भी इस इस्पात का प्रयोग मिलता है। इस इस्पात का प्रयोग पहली बार भारत में मिलता है और इसे वुड्स मेटल के नाम से जाना जाता था जो दशमिकी तलवार बनाने के प्रयोग में लाई जाती थी, जिसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाता था। इस धातु के आविष्कार को शायद भारतीय धातु शोधन की महानतम उपलब्धियों में गिना जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है? तो संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है कि संस्कृति स्थिर है। संस्कृति का आविर्भाव अनायास ही नहीं होता, वो वर्षों में यात्रा करती रहती है और देश, समय, स्थिति के अनुसार विविध रूप धारण कर आगे बढ़ती है। समय के साथ साथ संस्कृति में विविध तत्वों का समावेश होता रहता है और इसके सांस्कृतिक प्रतिमान स्वयं भी प्रभावित होते हैं और अन्यों को भी प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति का क्रम कभी स्थिर नहीं रहा और वो सदा ही गतिमान रही है और समय के साथ परिवर्तित भी रही। नेक्स्ट है, किस भारतीय महर्षि ने अणु यानी कि अणु की अवधारणा तैयार की जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से निकट से संबंधित है? और वो है कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आचार्य कणाद 600 ईसा पूर्व का दर्शन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। वे यथार्थवाद, कारण कार्य, नियम और परमाणु सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं। उनके विचार से सृष्टि की प्रत्येक वस्तु परमाणु से बनी है। वे परमाणु जो आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जॉन डाल्टन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व विश्व में पहली बार परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है? तो ये है ब्रह्मा। मोक्ष या निर्वाण एक रूप है जिसका अर्थशास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव को जन्म और मरण से आज़ादी मिल जाना, अर्थात इस लोक परलोक की अवधारणा से मुक्ति पा लेना है। संसार की अलग अलग अवधारणा से मुक्ति पा लेना। मोक्ष के बारे में हिंदू दर्शन, बौद्ध, जैन के उदाहरण मुख्य हैं क्योंकि जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बताया गया है। नेक्स्ट है, पाणिनि की कौन सी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है? तो ये करती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का एक व्याकरण ही नहीं वरन इसमें 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के समय का भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है और इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि प्रकार का स्थान का वर्णन
किया गया। पाणिनि 500 ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य थे और इन्होंने 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्रों की रचना किया था। नेक्स्ट है, किसने कथा सरित सागर लिखा था? तो कथा सरित सागर लिखा था सोमदेव भट्ट ने। कथा सरित सागर नामक कृति के रचनाकार सोमदेव 12वीं सदी के कश्मीर नरेश अनंत की सभा के कवि थे और उन्होंने इसका प्रणयन महाराज अनंत की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए किया था। ये रचना वास्तव में कथा रूपी सरिताओं से निर्मित एक सार गर्भित रचना है जिसमें जीवन की यथार्थता अपनी पूरी समरसता के साथ प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से हम्मीर रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? हम्मीर रासो पुस्तक के लेखक थे जोधराज। जोधराज कृत हम्मीर रासो एक वीर काव्य है और वीर काव्य में अधिकांशतः वीर नायकों का ही चित्रण रहता है। अन्य वीर काव्यों की तरह जोधराज ने भी अपने वीर काव्य में स्त्री का कम ही वर्णन किया है। इसमें हम्मीर की वीरता का वर्णन है, इसलिए इनका नाम हम्मीर रखा गया है। हम्मीर रासों के केंद्र में तो नारी ही है, यदि इसमें स्त्री ना होती तो हम्मीर की वीरता का महत्व भी स्थापित नहीं हो पाता और हम्मीर रासों की रचना ही ना होती। निम्नांकित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया था? तो रणकपुर का जो मंदिर है वो आपका धरणी शाह ने बनवाया था। ठीक, तो रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान में रणकपुर गांव में स्थित भारतीय तीर्थ पर्यटन स्थानों में से एक है। रणकपुर मंदिर भारत के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है और इस प्रकार भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। रणकपुर मंदिर का निर्माता पोरवाल जैन श्रावक धरणी साया धरणक शाह था और इसका प्रधान शिल्पी दैपाक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ शासक के कर्तव्य से है? तो शासक के कर्तव्य से अर्थ है आपका राजधर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शाही त्रय का हिस्सा नहीं है? तो शाही त्रय का हिस्सा आपका भारत नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो होगा वही वाला मैं अब दूंगी आपको। किस समुदाय ने मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया राजवंश की स्थापना में योगदान दिया था? तो ये था एमोरियो। ठीक है, नेक्स्ट है, इलिडियन जाति और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था लाइट क्रोएसीड्स। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय चीनी और लिंडियंस जो है मध्य पूर्व की साथ दुनिया के सिक्के के सबसे शुरुआती जारी करता थे जिन्हें लाइट क्रोएसीड्स के नाम से जाना जाता था। पहले भारतीय सिक्कों को जिन्हें पुरानाज, कर्षापण या पाना कहा गया है, इस सिक्के को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत के महाजनपद के द्वारा खनन किया गया और सबसे पुराना सिक्का कुषाण सिक्का आमतौर पर विमकटफिसस के समय बनाया गया था। कुषाणों के सिक्के आमतौर पर ग्रीक, मेसोपोटामिया, जोरस्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं से खींचे गए थे। बाबिल का क्या अर्थ है? तो बाबिल का अर्थ है देवताओं का द्वार। ठीक है, तो बाबिल यानी कि बेबीलोन जो सभ्यता जो सुमेर के पश्चात दूसरी सभ्यता थी, बाबिल इसका एक नगर था जिसका अर्थ होता था सुंदर नगर या देवताओं की भूमि या फिर देवताओं का नगर के नाम से भी जाना जाता था। प्रारंभ में बेल मार्दुक यानी कि बेबीलोनिया का एक सामान्य नगर देवता था, लेकिन बाद में बेबीलोनिया के नेतृत्व का भार हम्बुराबी के सुदृढ़ हाथों में आया और मार्दुक को राष्ट्रीय देवता का पद मिला। 522 ईसा पूर्व में हखामनी साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो ये था डेरियस प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है, रेड्डी राजवंश का कौन सा राजा उच्च करारोपण के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था? तो ये था रचावेमा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी के लेखक है? अष्टाध्यायी के लेखक है आपके पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। नेक्स्ट, रघुवंशम निम्न का काम है। रघुवंशम निम्न का काम है तो कालिदास का काम है, रघुवंशम उन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो 64 योगिनी मंदिर और आपका चतुर्भुज मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में। तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में है। दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। खजुराहो स्मारक समूह चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था और स्मारक हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है कि पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है,
पल्लव मंदिर शैली और प्रतिनिधि मंदिरों को हमें सूची का मिलान करना है। तो 4 ही दिए हुए हैं, मिला लेते हैं। तो महेंद्र समूह जो है वो आपका मंडकपट्टू स्थित एकाश्मक मंदिर से मिलान होगा। नंदी समूह आप कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर से मिलाया जाएगा। और राजसिंह समूह को हम कांची स्थित कैलाश मंदिर समूह से मिलाएंगे। और मामल्ल समूह को हम महाबलीपुरम स्थित धर्मराज रथ से मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरकाली चमकीली मृदभांड परंपरा में निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? तो उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा में द्वितीय नगरी क्रांति की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऐतिहासिक नाटक नहीं है हर्षचरित। मालविकाग्निमित्रम नाटक है, मुद्रा राक्षस भी नाटक है, और स्वप्नवास पद्धता भी आपका नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर कुषाण शासक कुजुल कैटफिसस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, यूनानी शासक डेमेट्रियस भारत में द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, ये सही है। मृत शासकों के सिक्के मथुरा और उसके आसपास प्राप्त हुए, ये भी सही है। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया, ये भी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, शासक और संबंधित अभिलेख को हमें मिलान करना है। तो धर्मपाल आपका खलीमपुर लेख से मिलान होगा, सही है। देवपाल आपका मुंगेर लेख से मिलेगा, नारायणपाल आपका भागलपुर लेख से मिलेगा, और महिपाल प्रथम आपका सारनाथ लेख से। तो ये आपस में मिले हुए थे ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। तो आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ जो है वो स्थापित किया है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मंडन मिश्र और सुरेश्वर नाथ। ठीक है, गोवर्धन मठ इन्होंने स्थापित किया था शंकराचार्य ने, जिसके अध्यक्ष थे पद्मपादाचार्य। ठीक है, पद्मपादाचार्य। ज्योतिर्मठ के जो अध्यक्ष थे वो थे त्रोटकाचार्य, और शारदा मठ के अध्यक्ष थे हस्तमलक। ठीक है, नेक्स्ट है, ओंकारवाट मंदिर के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, ये सही नहीं है। जबकि इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया, ये सही है। इसकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है, ये भी सही है। और ये एक विष्णु मंदिर है, ये भी सही है। ठीक है, कलड़कृत राष्ट्रंगड़ी कितने तरंगों में विभक्त है? तो ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 तरंगों में विभक्त है, और इसमें 8000 श्लोक दिए हुए हैं। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिल्हन जो है वो विक्रमांक देवचरित्र के हैं, ये सही है आपका। जयानंग जो है वो पृथ्वीराज विजय के हैं, ये भी सही है। वाकपति राज जो है वो गौड़वाहों के हैं, ये भी सही है। दंडिन जो है वो अवंती सुंदरी कथा के हैं, ना कि भास। तो यहाँ पर आपका दंडिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्टियम के हैं, वारामिहिर जो है बृहत संहिता के हैं, भास्कर जो है वो सिद्धांत शिरोमणि के हैं, लेकिन ब्रह्मगुप्त आपके पंच सिद्धांतिका के तो नहीं है। पंच सिद्धांतिका की जो रचना है भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य वारामिहिर ने करी थी। किसने करी है? वारामिहिर ने। ठीक है, ना कि ब्रह्मगुप्त ने। चलो ठीक है, और ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो बृहस्पति सिद्धांत और खांड्य पद्धति में, ये एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट है, एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका ये कुल 34 शालकृत गुफाएं हैं, ये सही है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। विश्वविख्यात कैलाश मंदिर गुफा 10 है, ये भी सही है। और यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट युगीन था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो ये हमें जानकारी मिलती है सिंह विष्णु की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बोले से तात्पर्य है कि दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन और एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना जो की थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? तो अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं सूर्य भी, पुष्यगुप्त भी, तुषाक भी और सुविशाख भी। ठीक है,
तो यहाँ पर बता दूं, कल्हड़ कृत जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के समय सुई नामक अधिकारी ने झेलम नदी पे बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी, ठीक है। अब बात करें पुष्यगुप्त की, तो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, जिसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील पर जल व्यवस्था के लिए बांध का निर्माण कराया था। और अगर बात करें तुषाप की, तो तुषाप जो था उसने झील से नहरें निकालकर सिंचाई के लिए जल व्यवस्था का प्रबंधन किया था, जो कि अशोक का प्रांतपति था, ठीक है। अब बात करते हैं सुविशाख की, तो सुविशाख जो था वो रुद्रदामन के समय पे बांध का मरम्मत करवाता है और उसने 3 गुना मजबूत बांध बनवाया था और जल प्रबंधन की व्यवस्था भी की थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट है प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार करिए और उन्हें चिन्हित करिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं ढूंढना है हमें। तो प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी, बिल्कुल सही है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया जब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किंतु वो सफल नहीं हो सका, तो ये आपका गलत है। तो यही आपका एक आंसर होगा। और देख लेते हैं, सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। 7वीं शताब्दी में युआन चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवन नगर के रूप में देखा, ये भी आपका गलत है। तो बी और डी आपका यहाँ पर आंसर होगा, जो दोनों गलत है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना करी? तो ये की थी गंगराज दुर्विनीत ने, ठीक है। राजकोष कला का अत्यंत सुंदर और सुप्रसिद्ध शिव पार्वती परिणय का दृश्य कहाँ अंकित है? तो ये एलोरा में और एलिफेंटा में अंकित है। नेक्स्ट है आपका शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राजाओं में से किनके समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये मैत्रीपूर्ण जो संबंध थे ये थे आपके बी, सी और डी, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन और श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, ठीक है। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का क्या विषय है? तो इसका विषय है आपका विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्गम सही ढंग से मेल में नहीं है? तो ये है आपका महाभाष्य पाणिनि, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। तो हमने 100 क्वेश्चन हम निपटा दिए हैं। कल हम 101 से शुरू करेंगे और 200 तक कंप्लीट करेंगे थे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हुई। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो कल हम इसका बाकी का करेंगे। आज कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने छोड़ दिया जो मुझे नहीं लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो फिर मैं आपको इसको करा दूंगी। थोड़ा सा कुछ रीज़न भी है, आज थोड़ा सा मेरा मीटिंग है आज, तो मीटिंग के लिए मुझे लेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लास को जल्दी वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं। कल 101 से 200 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।